या कभी कभी वयस्क में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन खास करके बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिलती है, जिसको हम नॉक्टर्नल इमेसिस कहते हैं अंग्रेजी में। और ये जो बीमारी है, ये मैंने पहले बताया कि बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये जो है देखने में हमें मिलता है कि निद्रा अवस्था में ये जो है बच्चा जो है पेशाब कर देता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, खास करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी मेरे यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ही है कि आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एकदम साधारण भाषा में कैसे आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकें और रोग को 100% क्योर कैसे कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है बताना कि हम रोग को पूर्ण रूपेण कैसे ठीक कर सकते हैं। हम उसमें सिलेक्शन ऑफ जो रेमेडी है, सिलेक्शन ऑफ जो डाइल्यूशन है, उसको डोजोलॉजी कैसे देते हैं, ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो इसलिए इसमें जो है हमने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। किसी भी चिकित्सा रोगी आता है हमारे पास, तो हमने आपको समझाने और बताने के लिए इसको जो है सिंपल तरीके में बांटने का, समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आसानी से कर सकें और आप चिकित्सा कार्य में लाभ ले सकें। तो इसमें जो है फर्स्ट आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। दूसरा क्या होता है कि ऑर्गेनिक रेमेडी। और थर्ड क्या होता है, प्रिंसिपल रेमेडी। तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और सिम्प्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल, तीन तरह से औषधियों का हम चयन करते हैं। 3 प्रकार से हम उसको देखते हैं। तो इस डिजीज को हम देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक करेंगे। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो सिम्टम्स आता है, इसमें बच्चों में मुख्य रूप से कि निद्रा की अवस्था में, यानी कि नींद की अवस्था में सिम्टम्स, जो उसके परिवार के लोग वो तो कुछ बताएगा नहीं, उसके जो अटेंडेंट है वही बताएंगे कि निद्रा की अवस्था में बिछावन पर यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, ठीक, यही इसका मुख्य रूप से होता है। इसको बेड वेटिंग भी कहते हैं, बेड वेटिंग, यानी कि बिछावन पे ही पेशाब हो जाना, इसको बेड वेटिंग भी कहते हैं। अब रोगी का लक्षण
या तो उसका अटेंडेंट बताएगा हमें, और या रोगी जो है लक्षण हमें समझ में आएगा। अब इसको इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इलाज करेंगे? क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति अंगों पे आधारित चिकित्सा पद्धति है, सिम्टम पे आधारित हमारी चिकित्सा पद्धति नहीं है। तो लक्षणों पे हमारी दवाई जो है, जब तक हम उसके प्रभावित होने वाले अंग या उसके कारण को दूर नहीं कर देते हैं, तब तक वो रोगी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हमें किस अंग की गड़बड़ी के कारण हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा, तो ही हम इस रोगी को ठीक कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसमें जो है फिर ऑर्गेनिक रेमेडी, तो हमें अंग तलाशना पड़ेगा कि अंग क्या है और कारण क्या है, किस वजह से। तो प्रथम में हम अंग जो है जो देखते हैं वो हमें समझ में आता है कि ये मुख्य रूप से यूरिनरी सिस्टम का रोग है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, उसी का रोग है यूरिनरी सिस्टम। लेकिन अब इसमें कारण में आते हैं, तो कारण को मैंने दो भागों में विभक्त किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। यानी कि बाह्य कारण और रोग होने के पीछे आंतरिक कारण। तो आंतरिक कारण क्या क्या हो सकते हैं और बाह्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से आंतरिक जो कारण है उसमें पेशाब का एसिडिक होना, एसिडिक यूरिन ज्यादा एसिडिक हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर की गड़बड़ी, उसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर में कोई गड़बड़ी हो यूरिनरी ब्लैडर की, और एक्सटर्नल जो कारण है उसमें मुख्य रूप से वर्म कारण होते हैं, बच्चों में खास करके एक्सटर्नल जो कारण होते हैं उसमें वर्म होता है मुख्य रूप से। उसके बाद इसमें जो है जो सेंसरी नर्व है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो अंग में यहाँ सेंसरी नर्व और बच्चों में जो एक्सटर्नल कारण होता है, कभी कभी बच्चों में बहुत बच्चे जो हैं डर जाए, फियर, ठीक, बच्चों में फियर, भय, जैसे किसी चीज को, किसी कहानी को, किसी चीज को लेकर के बच्चा जो है डर जाए। तो डर की अवस्था के कारण भी बच्चों में ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं कि ऐसा हो जाता है कि उसको वहां से निकलने में डर लगता हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां जिससे बच्चा फियर में है, डर में है, तो भी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और जो आंतरिक कारण है इसके कि एसिडिक यूरिन हो जाए उसका, या यूरिनरी ब्लैडर में ड्राइनेस आ जाए, सूखापन आ जाए, यूरिनरी ब्लैडर में ड्राइनेस आ जाए, सूखापन आ जाता है कभी कभी। और सेंसरी नर्व
सेंसरी नर्व में जो है गड़बड़ी आ जाए, और बाह्य कारण में मुख्य रूप से वर्म हो गए, फियर भय हो गया, तीसरा कोल्ड एक्सपोजर, ठंडी से भी कभी कभी होता है, कोल्ड से। अब इसको कैसे हम ठीक करेंगे, इसमें जो है, और इसके यूरिनरी ब्लडर की जो ड्राइनेस है या यूरिनरी सिस्टम में, इसमें जो है मसल्स के रोल होते हैं और नर्व के, समझ गए बात को। इसमें मसल्स और नर्व दो इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स और नर्व। जो हमने चिकित्सा किया और जिस हिसाब से हम ठीक करते हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे मैं ठीक करता हूं इन रोगियों को, और जो मैंने देख करके ठीक किया हुआ है वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसका इलाज जो है सिम्टम्स वही होता है। अब इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो मूल रूप से अगर आपको लगता है कि इसके नर्व में गड़बड़ी है तो इसको आरी और वाई अल्टरनेट जो है यूरिनरी नर्व पे अप्लीकेट कराते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मुख्य रूप से जो दवाई मैं बता रहा हूं आगे जो है, इसको जो ऑर्गेनिक रेमेडी है इसकी, वो मुख्य रूप से नर्व पे फोकस करना है, मसल्स पे फोकस करना है। और जो तो इसमें मुख्य रूप से या 6C17 और F1 और S10C5A3 और जरूरत पड़ने पर अगर वर्म वगैरह है तो हम हार्मोन दे सकते हैं, हार्मोन की जरूरत आ सकती है। और ये एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल जो मैं बता रहा हूं, तो F6C17 और F1 ये किस में रहेगा, तो ये D6 में आप इसको देंगे, ठीक, D6 में। और ये आपकी D4 या D4 में इसको देंगे S10C5 और A3 को D4 में देते हैं। जिन जिन रोगियों को मैंने दिया है लगभग जो है ये ठीक हुए हैं। उसके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी रहती है, तो उसके साथ हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम को भी ठीक करते हैं और इससे रोगी जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। इसमें जो चिकित्सा आपको करनी है मुख्य रूप से जो उसकी मसल्स है यूरिनरी ब्लडर की और जो उसकी नर्व है, इस दो पे काम करते हैं और ये रोगी जो है पूर्ण रूपेण ठीक किया जा सकता है और एक रोगी पूर्ण रूपेण ठीक हो जाता है। अब मान लो एसिडिक यूरिन है, कारण के हिसाब से एसिडिक यूरिन है इसका, ठीक, एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिडिक यूरिन हो रहा है, तो आपको काम करना पड़ेगा कहाँ पे, स्टमक पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसी अवस्था है तो। और यूरिनरी ब्लडर में जो खराश है या दिक्कत है तो आपको अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो दे सकते हैं। बाकी नर्व की दवाई आपकी C17 और F1 होती है, यूरिनरी ब्लडर की जो नर्व होती है वो हमारी C17 और F1 होती है। और वर्म की आपकी हार्मोन फियर भय है तो भी F1 काम करती है
और कोल्ड एक्सपोजर हुआ है तो आपकी ये दवाई काम करती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे किसी भी अवस्था में कोई भी इस तरह की अवस्था आ रही है, अगर देखने में रोगी को हमको समझ में आ रहा है कि इस तरह की अवस्था हमें देखने में मिल रही है, तो हम इसी अनुसार इसकी चिकित्सा जो है करते हैं और रोगी जो है पूर्ण रूपेण ठीक हो जाता है। और ये जो बिछावन पे पेशाब बच्चे करते हैं, उनकी जो परेशानी है उनको इस दवाइयों द्वारा आप आसानी से ठीक कर सकते हैं और ये रोगी पूर्ण रूपेण ठीक हो जाते हैं। तो ये रही चिकित्सा आपकी नॉकटर्नल इमेसिस की, यानी कि बेड वेटिंग की चिकित्सा जो है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रही कि आप इस तरीके से कर सकते हैं।